Hello plus 1 class. I hope you all are fine beta. Today we are going to discuss our next topic, that is coil and iron. Coil and iron, and this topic is on page number 198 in your NCERT book. So जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रिटेन की बात कर रहे थे, तो जो इंग्लैंड था ना वो काफ़ी फॉर्चुनेट था, यानी काफ़ी लकी था। किस केस में कि वहाँ पे कॉयल और आयरन और जो थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल थे। क्या थे? आयरन और कॉयल। और मीन्स आपको पता ही है, इसका जो कच्चा पदार्थ या हम कहेंगे कॉयल और आयरन विद इम्प्योरिटीज़, यानी उसकी जो इम्प्योरिटीज़ थी उसके साथ जो कॉयल और आयरन था वो वहाँ पे पाया जाता था। यानी कॉयल और आयरन में से अभी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके कॉयल और आयरन बनाया जा सकता था, तो उसका जो कच्चा पदार्थ था वो वहाँ पर अवेलेबल था। तो इस केस में हम कहेंगे इंग्लैंड काफ़ी फॉर्चुनेट था कॉयल और आयरन में। और साथ ही साथ जो मेन मटेरियल्स चाहिए होते हैं ना, जिसे हम स्टेपल मटेरियल्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेपल मटेरियल्स। एक इंडस्ट्री को, एक मशीन को चलाने के लिए, एक मैकेनाइजेशन के लिए वो भी वहाँ पर अवेलेबल थे। वो कौन कौन से मेटल्स या हम कहेंगे मिनरल्स हुआ करते हैं, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया एंड टिन हो गया, तो ये सब भी वहाँ पर अवेलेबल थे। तो हम कहेंगे कि जो इंग्लैंड था वो काफ़ी फॉर्चुनेट था, जो ये सारे जो चीज़ें थी वो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती थी। लेकिन 18 सेंचुरी तक ना, 18 सेंचुरी तक जो इंग्लैंड था वहाँ पे यूजेबल आयरन की काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी थी। स्कार्सिटी मीन्स कमी होना। ऐसे आयरन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। क्यों? क्योंकि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस थी, हमने 10th में भी पढ़ा था कि स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी आयरन ओर को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को इवेपोरेट करके उसमें से प्योर आयरन को निकाला जाता है। उसकी भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हमने 10th में पढ़ी थी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग कहेंगे। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, टफ़ थी। क्यों टफ़ थी? क्योंकि उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता था? चारकोल यूज़ किया जाता था। चारकोल आप समझते ही हैं, एक तरह का कोयला होता है। तो कोयले को यूज़ किया जाता था, और ये कोयला किससे बनाया जाता था? टिम्बर से, यानी लकड़ियों से बनाया जाता था। तो इस चारकोल को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ जॉब होती थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता था और ये ईज़िली क्या हो जाता था? फ्रेगाइल हो जाता था। क्या हो जाता था? फ्रेगाइल हो जाता था, यानी ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। तो इस तरह से चारकोल को ट्रांसपोर्ट करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता था। और जो इससे चारकोल की हेल्प से जो आयरन ऑयल को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता था आयरन पाने के लिए, तो चारकोल की वजह से ना, तो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी इसमें आ जाती थी, इंक्लूड हो जाती थी, और इससे हमें पुअर क्वालिटी का क्या मिलता था? आयरन मिलता था। क्या मिलता था? पुअर क्वालिटी का आयरन मिलता था। सो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने आपको बताया इंग्लैंड जो था वो काफ़ी लकी था कोयल, आयरन और में, और जो मटेरियल्स मैकेनाइजेशन के लिए या हम कहेंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी वहाँ पे अवेलेबल था, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया। लेकिन 18 सेंचुरी तक क्या था कि जो इंग्लैंड था उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। वहाँ पे यूजेबल आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। क्यों कमी थी? कि आयरन और को स्मेल्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? चारकोल यूज़ किया जाता था। और चारकोल कहाँ से बनाया जाता था? टिम्बर से बनाया जाता था। और ये जो चारकोल होता था काफ़ी सॉफ्ट होता था, जो ईज़िली फ्रेगाइल हो जाता था, और उसे ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और साथ ही साथ जो चारकोल यूज़ किया जाता था आयरन स्मेल्टिंग के लिए, तो उस चारकोल की जो क्वालिटीज़ हुआ करती थी वो उस प्रोसेस में इंक्लूड हो जाती थी, और उससे जो आयरन की क्वालिटी होती थी ना वो पुअर आती थी। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या थी, दिक्कत हो रही थी। और चारकोल की भी क्या थी? शॉर्ट सप्लाई थी, यानी सप्लाई बहुत कम थी।
तो क्या हो रहा था कि जैसे हमें पता ही है कि चारकोल क्या करा जा रहा था, टिम्बर से बनाया जा रहा था। टिम्बर को काट यानी पेड़ों को काट काट के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा था। तो अफेक्ट हो रहा था तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था यानी हीट टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम अवेलेबल हो रहा था, जिससे चारकोल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये वहाँ पर फेस की जा रही थी इंग्लैंड में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टिल द टाइम पीरियड ऑफ 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस की जा रही थी। जैसे ही हम जानते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। भगवान क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम में ज़रूर डालता है, लेकिन प्रॉब्लम से पहले वो उसका सोल्यूशन भी भेजता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, उस सोल्यूशन को अपने पेशेंस के साथ सर्च करना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन था, और वो सॉल्यूशन कौन लेकर आया, वो एक फैमिली लेकर आई। कौन लेकर आई? फैमिली लेकर आई। और ये जो फैमिली थी ना, ये इसे आयरन मास्टर्स फैमिली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयरन मास्टर फैमिली कहा जाता था। और ये जो फैमिली थी उसका नाम था दरबेज ऑफ श्रॉपशायर। श्रॉपशायर। तो ये फैमिली थी। ये जो फैमिली थी ना, इसकी 3 पीढ़ियाँ जो थी, यानी 3 जनरेशन जो थी, इन तीनों जनरेशन ने कोई ना कोई इनोवेशन किया था। क्या किया था? इनोवेशन किया था। और इनके इनोवेशन के कारण वहाँ पे क्या आया था? एक रेवोल्यूशन आया था। क्या आया था? रेवोल्यूशन। यानी ये इनकी जो 3 जनरेशन, जैसे ग्रैंड पा हो गए, यानी जिसे हम ग्रैंड फादर कहते हैं, एक फादर हो गए और एक सन हो गए। तो ये 3 जनरेशन ने मिलकर कुछ ऐसे हमने क्या कहेंगे, इन्वेंशंस किए थे, जिससे रेवोल्यूशन आया था। रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेवोल्यूशन का मतलब हमेशा ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट होना नहीं होता, बल्कि एक मेजर चेंज भी होता है, एक बहुत बड़ा चेंज जब एक ग्रुप लेकर आता है उसे भी हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे। तो ये 3 जनरेशन जो थी, इन तीनों ने मिलकर भी क्या लाए थे? एक रेवोल्यूशन लाए थे। और वो रेवोल्यूशन किसके लिए लाए थे? वो रेवोल्यूशन लाए थे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्री जो मेटल्स को यूज़ करती है। क्या कहती है? मेटल्स को यूज़ करते हैं, उसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये जो 3 जनरेशन थी, एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी इन इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस जो थे या कौन कौन से जो इन्वेंशंस थे, वो 3 यानी ग्रैंडफादर, फादर, सन, किसके? डार्बेज ऑफ श्रॉपशायर के फैमिली के जो ये 3 लोग थे, इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनके जो फर्स्ट पर्सन थे यानी जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या इन्वेंशन किया था, जिनका नाम था अब्राहम डार्बी। और इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1677 टू 1717। तो इन्होंने जो ये इनका लाइफ स्पैन था, इन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो क्या था? 1709 में। क्या किया था? 1709 में एक इन्वेंशन किया था। वो इन्वेंशन क्या किया था? इन्होंने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया था। फर्नेस यू कैन अंडरस्टैंड, आपको पता ही है, एक तरह का बर्तन होता है जिसके अंदर हम कुछ उसको टेम्परेचर देके कुछ हीटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस बनाया था। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस था ना, इसको चलाया जाता था किसकी हेल्प से? कोक की हेल्प से। अब ये कोक क्या होता है? कोक होता है एक कॉयल की फॉर्म, एक तरह के कोयले की फॉर्म होती है, जिसमें से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं और सल्फ़र को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सल्फ़र और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। तो जो कॉयल का पार्ट बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कोक कहेंगे। ये आपने 10th की साइंस में और 10th की SST में पढ़ा है। तो इस तरह के कोक को यूज़ करके क्या किया गया था? ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया गया था। और इस ब्लास्ट फर्नेस को किस लिए यूज़ किया गया था? स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। किस लिए यूज़ किया गया था? स्मेल्टिंग प्रोसेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब वहाँ पर चारकोल के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो थी चारकोल की वो ख़त्म होती जा रही थी। और किसका यूज़ होता जा रहा था? ब्लास्ट फर्नेस का। और ब्लास्ट फर्नेस की से स्मेल्टिंग प्रोसेस से जो आयरन आती थी ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी रिच होती थी,
काफ़ी अच्छी फॉर्म में आयरन को पाया जाता था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि चारकोल की हेल्प से जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा था उसमें चारकोल की इम्प्योरिटीज़ भी ऐड हो रही थी, जिससे पुअर क्वालिटी का आयरन जो था प्रोड्यूस हो रहा था। तो फर्स्ट इन्वेंशन जो थी ग्रैंडफादर के द्वारा, यानी डैबी फैमिली की जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, उन्होंने किया था और 1709 में इन्वेंशन किया गया था ब्लास्ट फर्नेस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड इन्वेंशन की, और जो सेकेंड इन्वेंशन की थी वो सेकेंड जनरेशन ने की थी, और वो उन्होंने क्या किया था, यानी सेकेंड डार्बी ने बनाया था। उनका जो नेम है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया। उनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1711 to 68। उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने रोट आयरन बनाया था। अब ये रोट आयरन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। जो सेकेंड डार्बी का नाम है, वो नाम भी दिया हुआ है, सॉरी, उनका नाम था हेनरी कोट। उन्होंने क्या किया था, रोट आयरन को प्रोड्यूस किया था। और रोट आयरन जो होता है ना वो पिग आयरन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। पिग आयरन थोड़ी सॉफ्ट फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, ये पिग आयरन से काफ़ी थोड़ा हार्ड होता है, यानी होता तो ये भी सॉफ्ट है लेकिन पिग आयरन से थोड़ा हार्ड होता है। तो रोट आयरन को इन्होंने प्रोड्यूस किया था और इन्होंने क्या बनाया था, डिज़ाइन किया था पडलिंग फर्नेस। क्या किया था, पडलिंग फर्नेस को इन्होंने डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था, और साथ ही साथ इन्होंने रोलिंग मिल भी बनाई थी। क्या बनाई थी, रोलिंग मिल भी बनाई थी, जिसको चलाया जाता था स्टीम की पावर से। स्टीम पावर हमें पता ही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन बनाए गए थे, यानी स्टीम का भी इन्वेंशन हुआ था। और स्टीम पावर को यूज़ करके जो आयरन था ना, प्योर आयरन, उसके क्या बनाए जाते थे, बार्स बनाए जाते थे। बार्स यू कैन अंडरस्टैंड, एक तरह के ऐसे डंडे से, या हम सलाखें कहेंगे, वो बनाई जाती थी। उसे रोल करके, यानी रोल प्योरीफाइड आयरन इनटू बार्स, यानी आयरन को रोल कर करके एक तरह के बार्स बनाए जाते थे, सलाखें बनाई जाती थी, एक तरह के हम कहेंगे स्टिक शेप की जो थी वो प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तो वो जो आयरन की क्वालिटी थी काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। सॉरी, जो सेकेंड डार्बी थे उनके नाम नहीं दिया हुआ। सेकेंड डार्बी ने जो था वो रोट आयरन बनाया था, यानी पिग आयरन से थोड़ा अपर क्वालिटी का आयरन उन्होंने प्रोड्यूस किया था। जो हेनरी कोट थे वो थर्ड जनरेशन के डार्बी थे, और उनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1740 to 1823। और इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने पडलिंग फर्नेस बनाया था और रोलिंग मिल का इन्वेंशन किया था। और इस वजह से जो आयरन की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो जब 1770s का टाइम आया, एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन विल्किंसन। इन्होंने क्या बनाया था, ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार आयरन चेयर्स बनाई थी। हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है आयरन चेयर, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हुआ करती थी, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने आयरन चेयर नहीं देखी हुई थी। तो जॉन विल्किंसन जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने आयरन चेयर बनाई थी, वेट्स बनाई थी, ब्रीवरीज बनाई थी एंड डिस्टिलरीज बनाई थी। तो ये ऐसे और आयरन पाइप्स भी बनाई थी। तो ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आयरन का यूज़ किया था प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। और जो थर्ड दैन भी थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, हेनरी कोट, उन्होंने क्या बनाया था, एक ब्रिज बनाया था आयरन को यूज़ करके। और ये पहला ब्रिज था वर्ल्ड का जिसको बनाया गया था आयरन को यूज़ करके, और काफ़ी सुंदर ब्रिज बनाया गया था। और ये पानी से, यानी वाटर लेवल से 40 माइल्स ऊंचा था, और इसका जो पानी था वो पेरिस को सप्लाई किया जाता था। तो ये जो ब्रिज है ये थर्ड डार्बी ने बनाया था। आज के टाइम में कोई ये शॉकिंग नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। पहला ब्रिज बनाया गया था आयरन को यूज़ करके। वहाँ पे क्या हो रहा था, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा था, आयरन इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा आयरन और, या हम कहेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस या सेम बेसिन्स बनाए जा रहे थे आयरन की इम्प्योरिटीज, आयरन और की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था। 5 कोस्टल कॉयल फील्ड्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे,
5 कोस्टल कॉयल फील्ड्स बनाए गए थे। कोस्टल कॉयल फील्ड्स बनाए गए थे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से इजी था डिलीवर करना कॉयल को, और काफ़ी ज़्यादा जो थे शिप्स भी वहाँ मैन्युफैक्चर किए गए, शिप बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो कोस्टल कॉयल फील्ड्स होने के कारण कॉयल की अवेलेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसकी ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, और कोस्टल पे होने की वजह से तो शिप्स पे इनकी डिलीवरी इजी हो रही थी और वहाँ पे शिप बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बनने लग गई थी। तो हम यही कहेंगे कि ओवरऑल जो था वो वहाँ पर डेवलपमेंट होने लग गया था, और शिपिंग ट्रेड या हम कहेंगे सी रूट या सी ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गया था। तो 1800 टू 1850 का जो टाइम पीरियड था, तो जो ब्रिटेन में या हम कहेंगे ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री जो थी वो 4 टाइम्स हो गई थी, यानी इतना डेवलपमेंट हो रहा था कि उनकी जो नंबर थे वो 4 टाइम्स हो गए थे, इतने ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनने लगी। तो हमने जब बात की थी कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन जो सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो ये जो टाइम पीरियड है ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है जिसमें आयरन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, या हम कहेंगे 4 टाइम्स जो था वो नंबर जो था इंक्रीज़ हो गया था ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री का। तो पहले जो कॉयल यूज़ किया जाता था पिग आयरन को बनाने के लिए, या हम कहेंगे आयरन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो यूज़ होता था 8 टन्स। फिर धीरे धीरे इन्वेंशंस होने लगे और इन्वेंशंस की वजह से टेक्नोलॉजी जो थी वो इम्प्रूव हो गई, और अब जो यूज़ किया जाता था कॉयल वो 2 टन्स यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से कॉयल को भी बचाया जाता था, और जो ब्रिटेन की स्मेल्टिंग प्रोसेस से आयरन को प्रोड्यूस किया जा रहा था वो सारे वर्ल्ड से भी ज़्यादा था, यानी एक तरफ अगर हम कहें कि ब्रिटेन आयरन प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरी तरफ वेस्ट वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो आयरन, फिर भी जो ब्रिटेन का आयरन था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आयरन इंडस्ट्री। तो ये जो था यही आपका टॉपिक था, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कॉयल एंड आयरन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new topic. Till then, take care. Thank you.